एक सर्प ने बताया, चाहे कितनी भी प्यारी स्त्री हो, ये 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम आपके मध्य एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानी है। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। तो चलिए साथियों, आपका और अधिक समय न लेते हुए सीधे आ जाते हैं आज की कहानी पर और आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिसे एक पति को अपनी पत्नी के साथ में कभी साझा नहीं करना चाहिए। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल से एक सपेरों का झुंड गुजर रहा था। जिस जंगल से वो सपेरे जा रहे थे, वह जंगल एकदम सुनसान और भयानक जंगल था। सपेरों को उस जंगल में चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो उस जंगल को पार नहीं कर पाए थे। चलते चलते उन सपेरों की नजर एक ऐसे स्थान पर जाती है जहाँ छायादार वृक्ष लगे हुए थे और साफ और मीठे पानी का एक कुआं बना हुआ था। उस जगह को देखकर सपेरों का सरदार अपने साथियों से कहता है कि भाइयों, हमें चलते चलते बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए हम कुछ देर यहाँ ठहर कर विश्राम करते हैं, उसके बाद हम आगे का सफर तय करेंगे। मित्रों, सरदार का कहा मानकर सभी सपेरे रुक जाते हैं और वृक्षों की छांव में बैठकर आराम करने लगते हैं। मित्रों, अभी उनको आराम करते हुए कुछ समय ही गुजरा था कि इतने में सपेरों का सरदार क्या देखता है कि जिस पेड़ की छांव में वो ठहरे हुए थे, उसी पेड़ के नीचे सर्पों की एक बामी बनी हुई है। बामी को देखकर सरदार अपने साथियों से कहता है कि सुनो भाइयों, जिस जगह पर हम ठहरे हुए हैं, यहाँ सर्पों की एक बामी है और मेरा अनुभव ये कहता है कि यदि हम थोड़ा सा भी प्रयास करें तो कोई न कोई सर्प हमें इस बामी से मिल सकता है। मित्रों, सपेरों का तो काम ही होता है सर्पों को पकड़ना। जब सपेरों ने अपने सरदार के मुख से इन बातों को सुना तो सभी सपेरे मिलकर उस बामी को खोदने लगते हैं। मित्रों, अभी उन्होंने उस बामी को कुछ गहराई तक ही खोदा था कि तभी उन्हें एक काला नाग दिखाई दे जाता है। नाग को देखते ही सभी सपेरे उस नाग को पकड़ने के प्रयास में जुट जाते हैं और जल्दी ही वो उस नाग को पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लेते हैं। नाग पकड़ने के बाद सपेरों का सरदार अपने साथियों से कहता है कि भाइयों, अब हमारा इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सांपों का इलाका है। यदि किसी सर्प को हमारे मंसूबे पता चल गए तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हम सबके लिए बेहतर यही रहेगा कि हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। मित्रों, सरदार के मुख से इन बातों को सुनकर सभी सपेरे अपना सामान समेटते हैं और उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते जब सभी सपेरे जंगल के बाहर आ जाते हैं तो जंगल के बाहर आकर सपेरों का सरदार अपने साथियों से कहता है कि भाइयों, अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम जंगल की सीमा से बाहर निकल चुके हैं। चलिए अब हम एक काम करते हैं, जिस सर्प को हम जंगल से पकड़कर लाए हैं, उस सर्प के जहरीले दांतों को उखाड़ फेंकते हैं। और ये कहकर सपेरों का सरदार अपना पिटारा खोलने लगता है। मित्रों, जिस नाग को सपेरों ने पकड़ा था वह एक इच्छाधारी नाग था, जो अपनी इच्छा से जिसका भी चाहे उसका रूप धर सकता था। जब पिटारे में बैठा हुआ नाग ये सुनता है कि सपेरे मेरे दांत तोड़ना चाहते हैं, तो ये सुनकर वो नाग तुरंत ही एक नौलखा हार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मित्रों, जैसे ही सपेरों का सरदार उस नाग के दांत तोड़ने के लिए
पिटारे को खोलता है तो पिटारे में बेशकीमती हार देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। सपेरों का सरदार सोचने लगता है कि मैंने तो इस पिटारे में एक नाग को बंद किया था, फिर इसमें ये 9 लखा हार कहाँ से आ गया। फिर सोचा चलो अच्छा ही हुआ, सर्प का खेल दिखाकर तो हम कुछ पैसे ही इकट्ठा कर पाते थे, लेकिन इस हार के बदले में तो हमें बहुत सारा धन मिलेगा। फिर सभी ने आपस में विचार विमर्श किया कि हम इस हार को लेकर इस नगर के राजा के पास में चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देगा। मित्रों, यही विचार कर सभी सपेरे उस पिटारे को लेकर राजा चित्रसेन के दरबार में आते हैं। इधर राजा अपने दरबार में बैठे हुए किसी विषय पर अपने मंत्रियों के साथ में चर्चा कर रहे थे। तभी सभी सपेरे राजा चित्रसेन के दरबार में आते हैं और राजा को प्रणाम करके राजा के सामने खड़े हो जाते हैं। सपेरों को देखकर राजा कहता है कि कहो सपेरों, किस प्रयोजन से आप मेरे दरबार में आए हो, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। राजा चित्रसेन की इन बातों को सुनकर सपेरों का सरदार कहता है कि राजन, वैसे तो हम जैसे सपेरे किसी राजा के दरबार में सांपों का खेल दिखाने के लिए जाते हैं और राजा से इनाम पाते हैं, लेकिन राजन आज हम आपके दरबार में कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने के लिए आए हैं। राजा चित्रसेन बोले, अच्छा ये बात है तो बताओ तो सही, आप हमें क्या देना चाहते हो। मित्रों, राजा के इतना कहते ही सपेरों के सरदार ने अपनी झोली में हाथ डाला और उस झोली में से एक पिटारा निकालकर राजा के सम्मुख रख दिया और कहने लगा कि राजन, इस उपहार को हम खास आपके लिए ही लेकर आए हैं, कृपया आप इस उपहार को स्वीकार करें। राजा कहने लगा, सपेरों, इस पिटारे में तो सर्प होगा, मैं भला इस नाग का क्या करूंगा। राजा की इन बातों को सुनकर सपेरों का सरदार बोला, राजन, इस पिटारे में सांप नहीं बल्कि बड़ा ही बेशकीमती 9 लखा हार रखा हुआ है, जो आपकी महारानी की सुंदरता में 4 चांद लगा देगा। और महाराज, जो हार हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये ऐसा हार है, ऐसा हार आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। सपेरों के मुख से हार की इतनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, अच्छा ये बात है तो जरा खोल कर तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं ऐसा इस हार में क्या है जो आप इतनी बड़ाई कर रहे हो। राजा की इन बातों को सुनकर सपेरों के सरदार ने पिटारे का ढक्कन खोल दिया और ढक्कन खोलकर उस हार को महाराज को दिखाने लगा कि देखिए महाराज, कितना सुंदर और बेशकीमती हार है, मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूँ। राजा ने जैसे ही हार को निहारा तो हार को देखकर राजा अचंभित रह गया, क्योंकि वास्तव में राजा ने ऐसा विचित्र हार अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। बड़ा ही आकर्षक हार था। राजा उस विचित्र हार को देखकर सपेरों से बोला कि वाकई तुम जो हार मेरे लिए लेकर के आए हो, ये तो बड़ा ही सुंदर और बेशकीमती है, लेकिन इतना ये बेशकीमती हार तुम्हारे पास में कहां से आया। राजा की इन बातों को सुनकर सपेरों का सरदार कहने लगा कि राजन, हम एक बियाबान जंगल से गुजर रहे थे, तभी मेरी दृष्टि इस विचित्र हार पर पड़ गई। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को हम राजा को भेंट करें। सपेरों की इन बातों को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह सपेरों से बोला, ठीक है, हमें आपकी भेंट स्वीकार है, बताइए आप इस हार के बदले में हमसे क्या चाहते हो। राजा की इन बातों को सुनकर सपेरों का सरदार बोला कि राजन, जो आपकी इच्छा हो वो आप हमें दे सकते हैं, आप हमें जो भी देंगे उसे हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे।
सपेरों की इन बातों को सुनकर राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री, आप इन सपेरों को खूब सारा धन देकर सम्मान पूर्वक हमारे नगर से विदा करो। हम इस हार को लेकर अपनी रानी के पास में जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार राजा तो उस पिटारे को लेकर अपने महलों के लिए चला गया। उधर राजा के मंत्री ने खूब सारा धन देकर सपेरों को विदा किया। जब राजा उस पिटारे को लेकर, जो पिटारा सपेरों ने उसे भेंट किया था, उस पिटारे में बेशकीमती हार रखा हुआ था। जब राजा उस पिटारे को लेकर अपने महलों में पहुंचा तो राजा की रानी उससे कहती है कि क्या बात है पिया जी, आज आप दरबार से इतनी जल्दी कैसे आ गए और आपके हाथ में ये पिटारा कैसा है। रानी की इन बातों को सुनकर राजा कहता है कि रानी, आज हम तुम्हारे लिए बहुत ही बेशकीमती उपहार लेकर के आए हैं। तुम भी देखोगी तो तुम खुश हो जाओगी। राजा की इन बातों को सुनकर रानी कहती है कि पिया जी, जरा मैं भी तो देखूं ऐसा आप मेरे लिए क्या लेकर के आए हैं। और ये कहकर रानी ने वो पिटारा राजा के हाथ से ले लिया और उत्सुकता बस उस पिटारे को खोलकर देखने लगी। लेकिन मित्रों, जैसे ही रानी ने पिटारा खोलकर देखा तो पिटारे को देखकर रानी एकदम से उछल पड़ी, क्योंकि उस पिटारे में एक बहुत ही सुंदर बालक लेटा हुआ था और उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। बालक इतना सुंदर था कि रानी बालक को देखकर अपनी पलकें झपकाना भूल गई। राजा ने पूछा, क्यों रानी, कैसा लगा हमारा तोहफा? हम कह रहे थे ना कि आप इस उपहार को देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगी। राजा की इन बातों को सुनकर रानी कहती है, हाँ महाराज, आपका तोहफा तो बड़ा ही सुंदर है। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप मुझे तोहफे में इतना सुंदर बालक भेंट करेंगे। जब राजा ने सुना कि पिटारे में बालक लेटा हुआ है तो ये सुनकर तो राजा भी असमंजस में पड़ गया। राजा सोचने लगा कि मैं तो अपनी रानी के लिए 9 लखा हार लाया था, फिर इस पिटारे में ये बच्चा कहाँ से आ गया। राजा को जब रानी की बातों का विश्वास नहीं हुआ तो राजा ने खुद आगे बढ़कर पिटारे में झांक कर देखा, लेकिन उस पिटारे में सचमुच एक बालक लेटा हुआ था। ये देखकर तो राजा को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि राजा की पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा रानी को हर समय ये बात कचोटती रहती थी कि हमारे जाने के बाद इस राजपाट का क्या होगा, कौन इतने बड़े साम्राज्य की देखभाल करेगा। लेकिन जैसे ही राजा ने देखा कि पिटारे में 9 लखा हार की जगह एक सुंदर सा बच्चा लेटा हुआ है तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। रानी ने राजा से कहा कि प्राणनाथ, आप तो मुझे देने के लिए 9 लखा हार लाए थे, लेकिन इसमें से तो ये बालक निकला। मुझे लगता है ये बालक हमें ईश्वर ने ही भेजा है। आज से हम इस बालक को ही अपना पुत्र मानकर इस बच्चे का लालन पालन करेंगे। ये हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा ने कहा, तुम ठीक कहती हो रानी, भगवान ने ही इस बच्चे को हमारी झोली में डाला है, अब यही हमें मुक्ति देगा। मित्रों, जिस समय राजा रानी में ये वार्तालाप चल रहा था उस समय महल में कुछ दासियां भी थीं जो चुपचाप खड़े होकर राजा रानी की वार्ता को पीछे से सुन रही थीं। जब उन्हें पता चला कि राजा ने सपेरों से जिस हार को खरीदा था वह बालक बन गया है तो ये सुनकर दासियों को भी बड़ी हैरानी हुई। साथियों, इस प्रकार राजा रानी दोनों मिलकर उस बालक का पालन पोषण करने लगते हैं और अपने नगर में ये घोषणा करवा देते हैं कि रानी के गर्भ से बड़े ही सुंदर राजकुमार ने जन्म लिया है। जब नगरवासियों को ये पता चला कि रानी की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया है तो ये सुनकर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। संपूर्ण नगर में
उत्सव मनाया गया। सभी नगरवासी राजमहलों में आकर राजा रानी को बधाई देने लगे। कई दिनों तक पूरे नगर में उत्सव जैसा माहौल रहा। मित्रों, इस प्रकार राजा रानी बड़े ही लाड़ प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण करने लगते हैं। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगता है। मित्रों, इस प्रकार राजा रानी को उस बालक का पालन पोषण करते हुए पूरे 20 साल गुजर जाते हैं और वह बच्चा छोटे बालक से एक जवान राजकुमार बन जाता है। मित्रों, जब राजकुमार बड़ा हो जाता है और राजकुमार की अवस्था विवाह योग्य हो जाती है तो एक दिन रानी राजा से कहती है कि प्राणनाथ, अब हमारा राजकुमार युवा हो गया है, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। रानी की इन बातों को सुनकर राजा बोला कि प्रिय, जो तुम सोच रही हो वही मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि जैसा हमारा युवराज है वैसी कोई राजकुमारी नहीं मिल पा रही है। जिस दिन हमारे युवराज के लायक लड़की मिल जाएगी उसी दिन मैं तुम्हारे लाडले का विवाह कर दूंगा। मित्रों, राजा चित्रसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था महाराज वीरभान सिंह। राजा वीरभान की एक सुंदर कन्या थी, नाम था बैजंती। बैजंती वैसे तो एक कन्या थी, लेकिन राजा वीरभान ने अपनी पुत्री का लालन पालन कुछ इस तरह से किया था जैसे एक राजकुमार का लालन पालन होता है। राजा वीरभान ने अपनी बेटी को सभी तरह की शिक्षाएं दिलवाई, सभी विद्याओं का ज्ञान कराया। इस प्रकार बैजंती 16 कलाओं में निपुण कन्या थी। मित्रों, जब बैजंती जवान हुई तो राजा वीरभान को अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा वीरभान ने अपने राजपुरोहित को दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाकर राजा वीरभान अपने पुरोहित से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, राजकुमारी बैजंती की अवस्था अब विवाह योग्य हो चुकी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप टीका की सामग्री लें और हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर आएं, जिसके साथ में हम अपनी बेटी का विवाह कर सकें। लेकिन हमारी बेटी के लिए वर देखते समय इस बात का ध्यान रखना, जैसी हमारी बेटी है उसके समकक्ष ही उसका वर होना चाहिए। अब आप इस सामग्री को लेकर के जाओ और किसी राजकुमार के साथ में हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके आओ। मित्रों, राजा की आज्ञा मिलते ही पुरोहित जी टीका की सभी सामग्री राजा से लेते हैं और राजकुमारी बैजंती के लिए वर तलाशने को चल देते हैं। पुरोहित जी कई राज्यों में घूमे, काफी तलाश किया, लेकिन उन्हें राजकुमारी बैजंती के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला। जब पुरोहित जी तलाश करते करते परेशान हो गए तो अंत में चलते चलते वह राजा चित्रसेन की नगरी रायगढ़ में पहुंचे। रायगढ़ पहुंचकर उन्हें पता चला कि राजा चित्रसेन का एक पुत्र है और लाखों में एक है। जब पुरोहित जी को ये पता चला कि राजा चित्रसेन का पुत्र बहुत ही सुंदर है और सभी कलाओं में निपुण राजकुमार है, तो ये जानकर पुरोहित जी राजा चित्रसेन के दरबार में जा पहुंचे। महाराज चित्रसेन का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। राजा चित्रसेन पुरोहित जी की वेशभूषा देखकर और उनके हाथ में टीका की सामग्री देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण हैं और किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ पर आए हैं। राजा पुरोहित जी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो और किस प्रयोजन से आप मेरे दरबार में आए हो? बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राजा की इन बातों को सुनकर पुरोहित जी कहते हैं कि राजन,
हम आपके पड़ोसी राज्य के राजा बीरभान के राज्य के राजपुरोहित हैं। हमने सुना है कि आपका बहुत ही सुंदर बेटा है जो लाखों में एक है। उसी के लिए हम राजा बीरभान की पुत्री बैजंती का टीका लेकर आपके पास में आए हैं। राजकुमारी बैजंती बड़े ही रूपवान और 16 कलाओं में पारंगत कन्या है। यदि राजकुमार का विवाह राजकुमारी बैजंती से हो गया तो दोनों की जोड़ी लाखों में एक होगी। मित्रों, राजा चित्रसेन जब पुरोहित जी के मुख से राजकुमारी बैजंती की सुंदरता का बखान सुनते हैं तो राजा चित्रसेन तुरंत ही हाँ कर देते हैं। राजा चित्रसेन को नहीं पता था कि जिस राजकुमार के विवाह के लिए वो हाँ कर रहे हैं वह नाग वंश का एक नाग है। मित्रों, इस प्रकार राजा बीरभान के राजपुरोहित चित्रसेन के पुत्र के साथ बैजंती का रिश्ता पक्का करके अपने राज्य को वापस चल देते हैं और इस तरह दोनों राज्यों में राजकुमार और राजकुमारी के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। भक्तों, समय गुजरा और गुजरते समय के साथ वो दिन भी आ पहुंचा जिस दिन राजकुमारी बैजंती का विवाह चित्रसेन के पुत्र के साथ में होना था। तय समय पर बारात आई। राजा बीरभान ने अपनी प्रजा के साथ में बारात का स्वागत किया। उसके बाद बड़ी धूमधाम से और पूरे विधि विधान के साथ बैजंती का विवाह राजकुमार के साथ में हुआ। राजा बीरभान ने खूब दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। मित्रों, इस प्रकार राजकुमारी बैजंती राजकुमार के साथ में विवाह करके राजा चित्रसेन की पुत्र वधू बनकर उनके महलों में आ जाती है। राजा रानी पुत्र वधू के घर में आने से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है कि प्रिय, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस राजपाट से संन्यास ले लेना चाहिए और इसकी बागडोर अपने पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे उसे भी इस बात का अनुभव हो जाए कि राजकाज का कैसे संचालन होता है। राजा की इन बातों को सुनकर रानी कहती है, हाँ महाराज, ठीक कहते हो। अब हमें अपने बच्चों को उनकी जिम्मेदारी सौंपकर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, यही उचित रहेगा। मित्रों, इस प्रकार राजा अपनी रानी से विचार विमर्श करके अगले दिन ही ये घोषणा करवा देता है कि आने वाली गुरु पूर्णिमा को हम अपने युवराज का राज तिलक करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी नगरवासी आज से ही युवराज के राज तिलक की तैयारियों में जुट जाएं। मित्रों, इस तरह सभी नगरवासी राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट जाते हैं। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। उसी बीच राजमहलों में एक घटना घट जाती है। होता ये है कि एक दिन राजकुमारी बैजंती अपनी दासियों के साथ में सैर करने के लिए अपने बगीचे में जाती हैं। वहां बातों ही बातों में राजकुमारी को पता चलता है कि जिसके साथ में उसका विवाह हुआ है वह राजा की असली संतान नहीं है, बल्कि किसी सपेरे ने उसे राजा को भेंट किया था। दासी की इन बातों को सुनकर राजकुमारी बैजंती को बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि राजकुमारी तो इस सच से बिल्कुल अनजान थी। उसे तो ये ही लगता था कि राजकुमार राजा रानी की संतान हैं। दासी के मुख से जब वह इन बातों को सुनती है तो ये सुनकर राजकुमारी बैजंती उस दासी से कहती है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि राजकुमार राजा चित्रसेन की संतान नहीं हैं, जबकि सभी लोग तो उन्हें राजा की संतान मानते हैं। दासी कहती है कि रानी, सभी लोग राजकुमार को इसीलिए राजा की संतान मानते हैं क्योंकि उन्हें इस सच्चाई का पता नहीं है। तुम्हारी तरह उन लोगों को भी ये लगता है कि राजकुमार महाराज चित्रसेन की ही संतान हैं। दासी की इन बातों को सुनकर रानी बैजंती कहती है कि फिर वो
किसकी संतान हैं, जिनके साथ में हमारा विवाह हुआ है, उनके असली माता पिता कौन हैं। तब दासी कहती है कि रानी साहिबा, मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, किसने उन्हें जन्म दिया है, लेकिन इस बात को मैं भली भांति जानती हूँ कि राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं। यदि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो एक बार तुम अपने पति से ही पूछो कि तुम्हारा वंश क्या है और तुम्हारे असली माता पिता कौन हैं। सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। मित्रों, दासी की इन बातों को सुनकर तो बैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो जाती है। रानी बैजंती सोचने लगती है कि जिसके साथ में मेरा विवाह हुआ है, आखिर ये कौन है, किसके साथ में मेरा विवाह हुआ है। ये सोचते हुए राजकुमारी बैजंती अपने बगीचे से महलों को आ जाती है और महलों में आकर राजकुमार के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगती है। मित्रों, उधर जब शाम होती है तो राजकुमार जंगल से शिकार करके अपने महलों को वापस आता है। जब उसने महलों में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बैजंती उसकी प्रतीक्षा में ही बैठी हुई है। जब राजकुमार ने पूछा कि प्रिय, आज क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा कैसे कुमलाया हुआ है, क्या किसी ने तुमसे कुछ कड़वे बोल बोले हैं। ये सुनकर राजकुमारी बैजंती राजकुमार से कहती है कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मुझे आशा है आप मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर देंगे। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राजकुमार कहता है कि पूछो रानी, ऐसा क्या प्रश्न है जिसने आपको इतना विचलित किया हुआ है। तब राजकुमारी कहती है कि पिया जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और तुम्हारा वंश क्या है। राजकुमारी बैजंती के मुख से इन वचनों को सुनकर राजकुमार कहता है कि रानी, तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है जो तुम मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रही हो। राजकुमारी बैजंती बोली, पिया जी, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे असली माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। राजकुमार बोला, रानी, आज तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम नहीं जानती हो कि महाराज चित्रसेन और महारानी मेरे माता पिता हैं और मैं चंद्रवंश का राजकुमार हूँ। रानी बैजंती बोली कि महाराज, अभी भी आप सच नहीं बोल रहे हो। तुम्हें मेरी सौगंध है, यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें ये भेद बताना होगा कि तुम्हारा वंश क्या है और तुम्हारे माता पिता कौन हैं। यदि तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं समझूंगी तुम्हारा प्यार सिर्फ दिखावा है, तुम मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते। मित्रों, रानी बैजंती की इन बातों को सुनकर राजकुमार बड़े ही धर्म संकट में फंस गया। राजकुमार सोचने लगा कि आज जरूर किसी ने रानी के कान भरे हैं, इसीलिए ये मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रही है। अब मैं क्या बोलूं? यदि मैं सच बोलता हूँ तो मुझे अपने स्वरूप में आना होगा, यही नागवंश की परंपरा है। यदि मैंने झूठ बोला तो ये उस पवित्र अग्नि का अपमान होगा जिसके समक्ष में मैंने बैजंती के साथ में 7 फेरे लिए हैं। काफी सोच विचार कर राजकुमार बोला कि रानी, तुम ये बात ना पूछो तो ही अच्छा है। जब बैजंती राजकुमार के मुख से ये सुनती है कि ना पूछो तो ही अच्छा है, तो ये सुनकर तो रानी और भी हट धर जाती है और कहती है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं ये जानकर ही रहूंगी कि आपका वंश क्या है। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी को समझाता है कि प्रिय, मान जाओ, अब भी समय है, तुम्हारा ये हट तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन राजकुमारी बैजंती अपनी जिद पर अड़ जाती है।
कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये जानकर ही रहूंगी कि तुम्हारा वंश क्या है और तुम किसकी संतान हो। मित्रों, जब बैजंती जिद पर अड़ जाती है और राजकुमार की एक नहीं सुनती है, तो राजकुमार कहता है, ठीक है रानी, या तुम नहीं मानती हो तो तुम मेरे साथ कल गंगा स्नान को चलना। वही मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मेरा वंश क्या है। रानी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गंगा पर चलने को तैयार हूँ। मित्रों, इस प्रकार अगला दिन होता है। तो अगले दिन की सुबह राजकुमार अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी के साथ में गंगा स्नान को चल देता है। गंगा के किनारे पहुंचकर राजकुमार एक बार फिर से अपनी पत्नी को समझाता है कि प्रिय, अब भी समय है, तुम अपनी जिद छोड़ दो। हम गंगा स्नान करके अपने महलों को चलते हैं। अपने पति की इन बातों को सुनकर रानी कहती है कि पिया जी, गंगा स्नान तो मैं बाद में करूंगी, पहले आप मुझे वो बात बताइए जिसके लिए हम यहाँ पर चलकर आए हैं। मित्रों, कहते हैं ना कि राजहट, बालहट और त्रियाहट सबसे बुरी हट होती हैं। ये एक बार किसी बात को पकड़ लें, फिर इनसे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। जब राजकुमार के समझाने पर भी रानी बैजंती नहीं मानी, तो राजकुमार गंगा जी के जल में नीचे उतर गया और जब वह गंगा जी की गहराइयों में गया तो उसने एक बार फिर से रानी को समझाया और कहा कि रानी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है, तुम मुझसे ये बातें मत पूछो। लेकिन राजकुमारी कहने लगी कि पिया जी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये जानकर ही रहूंगी कि तुम्हारा वंश क्या है। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर राजकुमार और गहराइयों में जाता है। जब गंगा जल उसकी छाती तक आ जाता है तो राजकुमार रुककर एक बार फिर से रानी से प्रार्थना करता है कि राजकुमारी, अब भी समय है, मान जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जिद तुम्हें कहीं का ना छोड़े। राजकुमारी बोली, पिया जी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे ये भेद जानना है। राजकुमार फिर से आगे बढ़ जाता है। इस बार गंगा जल उसके मुख के बराबर होता है। जब गंगा जल उसके मुख के बराबर पहुंच गया तो अंतिम बार राजकुमार ने रानी बैजंती से पूछा कि रानी, अब भी समय है, तुम अपने विचार बदल लो। रानी कहने लगी कि पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ, मैं अपने विचार नहीं बदलूंगी। राजकुमार बोला, तो ठीक है रानी, अब मैं तुम्हें अपनी असलियत बताता हूँ। ये कहकर राजकुमार ने गंगा में डुबकी लगा दी और डुबकी लगाने के बाद जब वह बाहर आया तो वह असली रूप में था। गंगा जल से बाहर आकर उसने अपना फन लहराया और बोला, राजकुमारी, ये मेरा असली रूप है, मैं तक्षक वंश का एक नाग हूँ। अब तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मैं किसका बेटा हूँ। मित्रों, ये कहकर वो नाग गंगा जल की लहरों में अदृश्य हो गया, फिर बाहर नहीं आया। साथियों, जब इस नजारे को राजकुमारी बैजंती ने देखा तो बैजंती दहाड़े मारकर विलाप करने लगी। जब लोगों को पता चला कि गंगा जल में राजा चित्रसेन का इकलौता पुत्र डूब गया है और उसकी रानी करुण विलाप कर रही है, तो आसपास के लोग भी राजकुमारी की मदद को आ गए। सभी ने राजकुमार की काफी तलाश की, लेकिन राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। जब सभी कोशिशें निष्फल हो गईं, तो किसी ने राजा चित्रसेन को खबर कर दी कि तुम्हारा बेटा गंगा जी में डूब गया है और उसकी पत्नी गंगा किनारे बैठी हुई करुण विलाप कर रही है। मित्रों, जैसे ही राजा रानी और नगरवासियों को ये पता चला तो सभी लोगों ने उस स्थान के लिए दौड़ लगा दी जहां अकेली बैठी हुई राजकुमारी करुण विलाप कर रही थी। राजा ने भी
अपने स्तर से काफी तलाश करवाई, लेकिन राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। अंत में राजा राजकुमारी से बोला कि बेटी, होनी बड़ी बलवान होती है, अब तुम धीरज धरो और हमारे साथ महलों को चलो। मित्रों, इस प्रकार राजा रानी राजकुमारी बैजंती को दुखी मन से अपने महलों में ले आते हैं। राजा चित्रसेन तो वृद्ध हो चुके थे, इकलौता राजकुमार ही उनके बुढ़ापे की लाठी था। राजा रानी अपने पुत्र को याद कर करके बहुत दुखी होते हैं। उन्हें तो ये ही लगता था कि हमारे पुत्र की गंगा जल में डूबने से मृत्यु हो गई है। राजा रानी दुखी तो बहुत थे, फिर भी वो राजकुमारी बैजंती को ढांढस बंधा रहे थे कि बेटी, जो होना था वो हो चुका है, अब रोने से राजकुमार वापस नहीं आएगा, इसीलिए तुम हिम्मत मत हारो। मित्रों, कई दिनों तक राजकुमारी बैजंती ने अपने पति के वियोग में खाना नहीं खाया। सारे दिन बैजंती अपने पति को याद करके रोती रहती और अपने आप को कोसती रहती कि मेरी वजह से मेरे पति आज मेरे पास नहीं है। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने उनसे ऐसा प्रश्न पूछा। सारा दिन बैजंती अपने पलंग पर पड़ी हुई सुबकती रहती थी। मित्रों, जब कुछ दिन और गुजरे तो रानी बैजंती ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया। राजकुमारी बैजंती बड़ी ही विद्वान और 16 कलाओं में पारंगत महिला थी। काफी सोच विचार कर बैजंती ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी और अपने पति को वापस इन महलों में लेकर के आऊंगी। काफी सोच विचार कर राजकुमारी के दिमाग में एक युक्ति आई। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में ये घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उसे कोई नई और अनूठी बात सुनाएगा, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। मित्रों, राजकुमारी का ये फरमान सुनकर नगरवासी इनाम के लालच में राजकुमारी के पास में आने लगे और रानी के पास आकर अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। राजकुमारी के पास में कहानी सुनाने वालों की भीड़ लग गई। हर रोज बहुत से लोग रानी को कहानी सुनाने के लिए आते थे। कोई रामायण की कथा सुनाता, कोई किसी राजा का इतिहास बताता, कोई रानी को अपनी आपबीती ही सुनाता। रानी भी बड़े चाव से पूरे दिन सभी की कहानियां सुनती। अब तो राजकुमारी बैजंती का ये काम रह गया था कि सुबह से लेकर शाम तक कहानियां सुनती। मित्रों, इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए, लेकिन राजकुमारी बैजंती जिस उद्देश्य के लिए लोगों से कहानियां सुन रही थी, उसका वह उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। जब ऐसे ही कुछ और समय गुजरा तो एक दिन क्या हुआ कि उसी के राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते करते जंगल में ही रात हो गई। जब रात हो गई तो बूढ़ा अपने मन में सोचने लगा कि इस घनघोर जंगल में रात्रि में चलना ठीक नहीं है, क्योंकि बियाबान जंगल है और इस जंगल में आदमखोर जानवर भी रहते हैं। यही सोचकर उस बूढ़े ने निश्चय किया कि आज की रात में किसी पेड़ का आसरा लेकर उसी पर अपनी रात बिताऊंगा। मित्रों, ये निश्चय करके वह बूढ़ा आदमी एक पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गया और सवेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। जंगल की अंधेरी रात थी और जंगल की रातें तो वैसे ही डरावनी होती हैं। बूढ़े को नींद नहीं आई। बूढ़ा पेड़ की टहनी का सहारा लेकर ऐसे ही बैठा रहा। साथियों, जैसे ही अर्धरात्रि हुई तो उस बूढ़े आदमी के कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी। बूढ़े ने जैसे ही नीचे झांका तो बूढ़ा देखता है कि नीचे एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है
और देखते ही देखते पूरे जंगल को उसने अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है। उसके बाद उस जगह पर दूसरा व्यक्ति आता है जिसके हाथ में पानी से भरी हुई बाल्टी थी। उस व्यक्ति ने भी देखते ही देखते पूरे जंगल में पानी का छिड़काव कर दिया। बूढ़ा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ इस नजारे को देख रहा था। तभी बूढ़ा देखता है कि उस जगह पर कुछ लोग और आते हैं जिनके हाथों में सुंदर सुंदर चटाइयां होती हैं। वो लोग उस जंगल में उन चटाइयों को बिछाने लगते हैं। उसके बाद में 4 लोग और आते हैं जिनके हाथों में एक सोने का सिंहासन होता है और वे चारों लोग पीपल के पेड़ के नीचे उस सोने के सिंहासन को रख देते हैं। बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। कुछ समय पश्चात उस जंगल में विचित्र प्राणी आने लगते हैं और आकर उन बिछी हुई चटाइयों पर बैठने लगते हैं। वे बड़े ही अजीब किस्म के प्राणी थे। उनका आधा शरीर तो किसी मानव का था और आधा शरीर सर्प का था। देखने में बहुत ही भयंकर लग रहे थे। धीरे धीरे उनका दरबार सजने लगता है। सबसे अंत में नागों का राजा और उसका पुत्र सभा में आते हैं और आकर अपने सिंहासनों पर विराजमान हो जाते हैं। सभा में बैठे सभी प्राणी अपने राजा का बड़ा ही स्वागत करते हैं। उसके बाद नागों का राजा सभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है और कहता है कि मित्रगणों, हमारा पुत्र 20 वर्षों के बाद हमारे पास वापस आया है और हम चाहते हैं ये किसी नाग कन्या के साथ में विवाह करके हमारे नाग वंश को आगे बढ़ाए। सभा में बैठे सभी लोग एक सुर में कहते हैं, हाँ, युवराज का विवाह होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि युवराज किसी नाग कन्या से विवाह करके हमारे नाग वंश को आगे बढ़ाएं। मित्रों, जैसे ही विवाह का जिक्र आया तो राजकुमार ने अपनी गर्दन नीची करके नजरें झुका ली और बड़ा उदास हो गया। कुछ समय तक उनकी ऐसे ही चर्चाएं चलती रहीं और इधर वह वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सभी बातों को सुन रहा था और मन ही मन ये सोच रहा था कि ये कौन लोग हैं, क्यों ये जल्द से जल्द राजकुमार का विवाह कराना चाहते हैं। कितने भयंकर प्राणी हैं। लगता है आज मैं इनसे जीवित नहीं बच पाऊंगा। काफी समय तक नागों का दरबार लगा। सभी ने युवराज को समझाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजकुमार विवाह के लिए सहमत ही नहीं हुआ। नागराज ने कहा, ठीक है युवराज, हम तुम्हें कुछ दिन का और समय देते हैं, लेकिन अगला जब दरबार लगेगा तो आपको हमारी बात माननी ही होगी। और ये कहकर नागराज ने उस सभा को भंग कर दिया। जितने भी अतिथि सभा में आए थे सभी एक एक करके जाने लगते हैं। अंत में उस सभा में केवल वह युवराज ही रह जाता है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो वह युवराज पीपल की जड़ के पास में आता है और वहां बैठकर अपनी रानी बैजंती को याद करके रोने लगता है और कहता है कि बैजंती, तुमने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया है। मैं तुमसे कितना प्रेम करता था, लेकिन तुम्हारी जिद ने मुझे कहां लाकर फंसा दिया। मित्रों, ये सब बातें वह बूढ़ा आदमी पेड़ पर बैठा हुआ सुन और देख रहा था। कुछ देर तक युवराज पेड़ के नीचे बैठा हुआ रोता रहता है। उसके बाद वह भी अन्य प्राणियों की तरह उस जगह से अदृश्य हो जाता है। जब कुछ समय और गुजरता है तो सवेरा हो जाता है। जब सवेरा हुआ तो वह बूढ़ा आदमी पेड़ से नीचे उतरता है और अपने घर को चल देता है। जब वह अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारा घटनाक्रम बताता है
तो उसकी पत्नी कहती है कि पिया जी, ये तो बड़ी अजीब घटना है, और तुम्हें पता है हमारे राजा की जो पुत्र वधू है वो रोज ऐसी ही कहानियां सुनती है। तुम एक काम करो, इस घटना को तुम रानी को सुनाओ। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें कोई ना कोई उपहार जरूर दे देगी। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है कि प्रिय, तुम ठीक कहती हो, मुझे इस घटना का जिक्र चित्रसेन की पुत्र वधू से करना चाहिए। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी उस जगह को चल देता है जहाँ राजकुमारी का मंडप लगा हुआ था, जहाँ बैठकर रानी लोगों से कहानियां सुनती थी। जब वह बूढ़ा आदमी उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि रानी को कहानियां सुनाने वालों की तो लाइन लगी हुई है। सभी बारी बारी से रानी को अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। काफी देर के बाद उस बूढ़ी का नंबर आता है। बूढ़ा रानी बैजंती से कहता है कि महारानी, कल रात मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस दृश्य का वर्णन आपके सामने करना चाहता हूँ। मित्रों, रानी की आज्ञा मिलते ही बूढ़ा अपनी कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि महारानी, कल जब मैं पास के जंगल से गुजर रहा था तो मुझे रात हो गई। जब मुझे जंगल में ही रात हो गई तो मैंने सोचा कि अब मेरे आगे का सफर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भयानक जंगल है और इस जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं। इसीलिए मैं एक पेड़ पर जाकर बैठ गया और उस पेड़ पर बैठकर ही सवेरा होने का इंतजार करने लगा। लेकिन महारानी जी, जैसे ही अर्धरात्रि हुई तो मैंने देखा कि वहां एक झाड़ू लगाने वाला आया। उसने अपनी झाड़ू से पूरे जंगल को साफ कर दिया। उसके बाद पानी का छिड़काव करने वाले आए। उन्होंने पूरे जंगल में पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहां नागराज का दरबार लगा। उन नागों का आधा शरीर तो मनुष्यों का था और आधा शरीर किसी नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए कि मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। महारानी जी, मेरा डर के मारे पूरा बदन थर थर कांप रहा था, लेकिन मैं किसी तरह हिम्मत करके उस नजारे को देखता रहा। काफी देर तक उनका दरबार चला। जब उनका दरबार समाप्त हुआ, जब सभी लोग चले गए, तो नागराज का पुत्र उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया जिस पेड़ के ऊपर मैं बैठा हुआ था। महारानी जी, जब मैंने नीचे झांक कर देखा और जब मैंने उस सर्प के शब्दों को सुना तो वह सर्प हाय बैजंती कहकर करुण विलाप कर रहा था। कुछ देर तक वह उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ रोता रहा। उसके बाद वो भी वहां से अदृश्य हो गया। कुछ समय बाद महारानी जी, सवेरा हो गया और मैं जंगल से निकलकर वापस अपने घर आ गया। मित्रों, बूढ़े के मुख से राजकुमारी बैजंती ने जब इस कहानी को सुना तो रानी के चेहरे पर चमक आ गई। रानी बैजंती उस बूढ़े से बोली कि बाबा, क्या सच में तुमने ये नजारा देखा है? बूढ़ा बोला, महारानी जी, तुम मुझसे कैसी भी सौगंध ले लो, कल रात ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजकुमारी बैजंती बोली कि बाबा, यह तुम्हारी बातों में जरा भी सच्चाई है तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएं, फिर भी ये धन समाप्त नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं इस नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चल सकते हो जहाँ तुमने राजकुमार को रोते हुए देखा था? राजकुमारी की इन बातों को सुनकर बूढ़ा घबरा जाता है, क्योंकि रात का डर उसकी आंखों से अभी गया नहीं था। वह राजकुमारी के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस स्थान पर बहुत ही विचित्र प्राणी आते हैं। बूढ़े की इन बातों को सुनकर राजकुमारी कहती है कि बाबा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। और इतना कहकर राजकुमारी बैजंती उस बूढ़े को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली पकड़ा देती है और कहती है कि बाबा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तुमने मुझे वो दृश्य दिखा दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। साथियों, जब बूढ़ा सोने की मोहरें देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है रानी जी, या तुम नहीं मानती हो तो चलिए मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूँ जिस जगह कल रात मैंने ये दृश्य देखा था। राजकुमारी बैजंती उस बूढ़े के साथ में हो लेती है और उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां ठहरकर बूढ़े ने रात बिताई थी। बूढ़ा आदमी राजकुमारी बैजंती से कहता है कि महारानी जी, यही वह पीपल का वृक्ष है जिस पर बैठकर मैंने वो नजारा देखा था जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। राजकुमारी बैजंती बोली कि बाबा, मैं भी अपनी आंखों से उस दृश्य को देखना चाहती हूँ जो कल रात आपने देखा था। चलिए हम वृक्ष पर बैठकर रात होने का इंतजार करते हैं। मित्रों, इस प्रकार राजकुमारी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी पेड़ के पत्तों में छिपकर बैठ जाते हैं और उस दरबार के लगने का इंतजार करने लगते हैं। मित्रों, उस रात उन दोनों को पेड़ पर बैठे हुए पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन वहां ना तो कोई दरबार लगता है और ना ही कोई नाग आता है, जैसा कि उस बूढ़े ने राजकुमारी से जिक्र किया था। जब सुबह हो जाती है और उस स्थान पर ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा बूढ़े ने बताया था, तो राजकुमारी बैजंती क्रोधित हो जाती है और कहती है कि बाबा, तुमने तो कहा था यह नागों का दरबार लगता है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया। क्या तुमने मुझे मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी? तुम्हें पता है, इसके लिए मैं तुम्हें राजा से कहकर कारागार में भी डलवा सकती हूँ। रानी के मुख से इन वचनों को सुनकर बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला कि महारानी जी, मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला था। मैंने तो आपको वही बताया था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। मित्रों, काफी देर तक राजकुमारी उस बूढ़े को घूरती रहती है। उसके बाद रानी निराश होकर अपने महलों को लौट गई। इधर वो बूढ़ा आदमी मन ही मन सोचने लगा कि इससे अच्छा तो मैं रानी जी को ये कहानी नहीं सुनाता तो ही अच्छा था। खामखा में मेरे माथे पर झूठ का कलंक और लग गया। काफी देर तक वह बूढ़ा आदमी अफसोस मनाता रहता है। काफी देर अफसोस मनाने के बाद बूढ़ा भी अपने घर को चल देता है। घर पहुंचकर बूढ़े ने विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन नागों का दरबार किसी विशेष तिथि को ही लगता हो। यदि ऐसी बात है तो मुझे ज्योतिषियों से पूछना चाहिए कि जिस दिन मैंने ये दृश्य देखा था उस दिन कोई खास तिथि तो नहीं थी। मित्रों, ये सोचकर वह बूढ़ा आदमी अपने घर से निकल गया और सीधा ज्योतिषियों के पास में जा पहुंचा। ज्योतिषियों के पास पहुंचकर बूढ़े आदमी को पता चला कि जिस दिन उसने ये नजारा देखा था उस दिन चंद्रमा पूर्व दिशा से उदय हुआ था और वह पूर्णिमा की रात थी। ऐसे मौकों पर जो देवतागण होते हैं वो अपनी सभाएं करते हैं। ज्योतिषियों के द्वारा जब उसे ये पता चला कि वह रात पूर्णिमा की रात थी तो बूढ़े आदमी ने अनुमान लगाया कि हो ना हो अगली पूर्णिमा के दिन नागराज फिर से अपना दरबार लगाएंगे। यही सोचकर वह बूढ़ा आदमी फिर से राजकुमारी के पास में जाता है और राजकुमारी को पूरी बात बताता है और कहता है कि महारानी जी, इसीलिए हमको कल रात उस दरबार के दर्शन नहीं हुए। बूढ़े की इन बातों को सुनकर रानी बोली, ठीक है बाबा जी, या तुम्हें ऐसा लगता है कि पूर्णिमा को ही उन विचित्र प्राणियों का दरबार लगता है,
तो मैं आने वाली पूर्णिमा को एक बार फिर से आपके साथ जंगल को चलूंगी, या तुमने मुझे उस दरबार के दर्शन करवा दिए तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी। मित्रों, इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी अगली पूर्णिमा के आने का इंतजार करने लगता है। जब कुछ समय और गुजरता है तो समय गुजरने के बाद में अगली पूर्णिमा आती है, तो फिर से वह बूढ़ा आदमी राजकुमारी के पास में जाता है और रानी से जंगल चलने के लिए कहता है। रानी बैजंती भी जंगल चलने के लिए तैयार हो जाती है और इस प्रकार एक बार फिर से दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन नागों का दरबार लगता था। मित्रों, जंगल में पहुंचकर रानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं और पीपल की जड़ में बैठकर अर्धरात्रि होने का इंतजार करने लगते हैं। मित्रों, जैसे ही अर्धरात्रि का समय नजदीक आता है तो राजकुमारी बैजंती देखती है कि वहां एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा है। उसके बाद पानी का छिड़काव करने वाले पानी का छिड़काव कर रहे हैं। इत्र वाला इत्र डाल रहा है। देखते ही देखते वहां दरबार सजने लगता है और जिन लोगों का बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से जिक्र किया था वह अपने अपने आसन पर आकर बैठने लगते हैं। बूढ़े आदमी ने रानी से कहा कि महारानी, जिन विचित्र प्राणियों को मैंने देखा था वो यही लोग हैं। रानी पीपल की जड़ में छुपकर चुपचाप उस नजारे को ध्यान से देखने लगती है। तभी उन नागों का राजा अपने पुत्र को लेकर सभा में आता है। रानी बैजंती जैसे ही नागराज के पुत्र को देखती है, जिसका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का, तो रानी ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो वह तुरंत पहचान गई कि ये तो मेरे पति परमेश्वर हैं। अपने पति को देखकर राजकुमारी उस बूढ़े आदमी से कहती है कि बाबा, ये तो मेरे पति परमेश्वर हैं जो गंगा में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गए थे। आप यहीं रुकिए, मैं अपने पति के पास में जाती हूँ। रानी की इन बातों को सुनकर बूढ़ा आदमी रानी से कहता है कि महारानी जी, अभी आप इस खुकाड़ से बाहर मत निकलिए। यदि तुम्हें अपने पति से मिलना है तो कुछ देर ठहरकर प्रतीक्षा करिए। जब सभा समाप्त हो जाए और सभी लोग चले जाएं, उसके बाद में तुम अपने पति से मिल लेना। मित्रों, बूढ़े का कहा मानकर रानी रुक जाती है और सभा समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगती है। मित्रों, कुछ समय तक उन नागों की सभा चलती है। सभी लोग युवराज पर विवाह करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन युवराज ना तो हाँ करता है और ना ही ना करता है। युवराज किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वह तो नजरें झुकाए हुए राजा के सिंहासन के एक तरफ खड़ा रहता है। इसके बाद फिर से उन नागों की वो सभा समाप्त हो जाती है और सभी लोग उस सभा से जाने लगते हैं। जब सभी लोग चले जाते हैं तो युवराज उस पीपल की जड़ के पास में आकर राजकुमारी बैजंती को याद करके रोने लगता है। मित्रों, उधर पीपल की जड़ में छुपी हुई रानी बैजंती अपने पति को रोता हुआ देखती है तो वह पीपल की जड़ से निकलकर राजकुमार के सामने आ जाती है और राजकुमार का हाथ पकड़ लेती है। जब नागराज अपनी विवाहता को अपने सम्मुख देखता है तो राजकुमारी बैजंती को अपने सामने पाकर घबरा जाता है और कहता है कि रानी, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गईं? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपने पति की इन बातों को सुनकर रानी बैजंती बोली कि पिया जी, मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गई ये तो एक लंबी कहानी है, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अब मेरे साथ महलों को चलना है। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर नागराज बोला कि रानी, अब तो बहुत देर हो चुकी है।
अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ प्रत्येक पूर्णिमा को जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जैसे ही तीसरी सभा होगी तो तीसरी सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ में कैसे रह सकता हूँ। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब ये उसी का नतीजा है कि मुझे अब शेष जीवन दूसरी पत्नी के साथ में गुजारना होगा, क्योंकि तुमने तो मुझे त्याग दिया है। नागराज की इन बातों को सुनकर रानी बैजंती रोने लगती है और रोते हुए अपने पति से क्षमा मांगने लगती है और कहती है कि राजकुमार, यदि तुम मुझे नहीं मिले तो मैं यहीं अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर नागराज बोला कि रानी, यदि तुम मुझे पाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। रानी बैजंती बोली कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ में रहना होगा। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर नागराज बोला कि रानी, अगली पूर्णिमा को जब सभा लगेगी तो उस सभा में तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे पिताजी और मेरे नाग वंश के लोग तुमसे प्रसन्न हो जाएं। या तुमने ऐसा कुछ कर दिखाया तो ये संभव है कि मैं तुम्हें मिल जाऊं, नहीं तो अब हमारा मिलना संभव नहीं है। इतना कहकर नागराज बोला, अच्छा रानी, अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मुझे जाना होगा। और ये कहकर युवराज उस जगह से अदृश्य हो जाता है। मित्रों, नागराज के जाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति भी पीपल की जड़ से बाहर आ जाता है और रानी से कहता है कि महारानी, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया, अब तो तुम्हें भी ये विश्वास हो गया होगा कि मैंने आपको इस स्थान के बारे में जो जो बताया था, मेरी एक एक बात सत्य थी। बूढ़े आदमी की इन बातों को सुनकर राजकुमारी बोली, हाँ बाबा, आप जो भी बोल रहे थे वह सर्वथा सत्य था। चलिए अब हम अपने नगर को चलते हैं। मित्रों, इस प्रकार रानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को आ जाते हैं। महल पहुंचकर रानी बैजंती उस बूढ़े आदमी से क्षमा मांगती है और उसे बहुत सारा धन देकर विदा करती है। बूढ़े आदमी के जाने के बाद रानी बैजंती विचार करती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सभी नाग देवता प्रसन्न हो जाएं और मेरा पति मुझे वापस मिल जाए। काफी सोचने के बाद राजकुमारी बैजंती के मन में एक युक्ति आती है। मित्रों, जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आती है तो राजकुमारी बैजंती अपने ससुर राजा चित्रसेन से कहती है कि पिताजी, मुझे पता चला है कि मेरे पति जिंदा हैं और मैं उन्हें इन महलों में लाना चाहती हूँ। महाराज चित्रसेन जब अपनी पुत्र वधू के मुख से इन बातों को सुनते हैं तो उनकी खुशी की तो सीमा ही नहीं रहती है। महाराज पूछने लगते हैं कि बेटी, क्या सच में मेरा पुत्र जिंदा है? कहाँ है मेरा बेटा? मैं अभी अपने पुत्र से मिलना चाहता हूँ। राजकुमारी बैजंती कहती है कि पिताजी, अभी तो मैं आपको उनसे नहीं मिलवा सकती, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही आपका पुत्र आपकी नजरों के सामने होगा। लेकिन पिताजी, उससे पहले आपको मेरी एक मदद करनी होगी। राजा चित्रसेन बोले, बेटी, तुम्हें तुम्हारा स्वाग वापस मिल जाए, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। आप मुझे निसंकोच होकर बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मैं अपने पुत्र को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मित्रों,
राजा का आश्वासन मिलने के बाद राजकुमारी बैजंती सारी योजना राजा चित्रसेन को समझाती है और कहती है कि पिताजी, जो जो सामग्री मैंने आपको बताई है वो सभी सामग्री पूर्णिमा वाले दिन उस जगह पर पहुंचानी होगी जिस जगह पर नागलोक के नागों का दरबार लगता है। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर राजा कहता है कि बेटी, तुम चिंता मत करो, तुमने जो जो सामग्री मुझे बताई है वो मैं सारी व्यवस्था उस जंगल में करवा दूंगा। मित्रों, राजा से आश्वासन पाकर राजकुमारी बैजंती अपने महलों को चली जाती है और राजा राजकुमारी के बताए अनुसार तैयारियों में जुट जाता है। मित्रों, जैसे ही तीसरी पूर्णिमा आती है तो राजकुमारी बैजंती सबसे पहले उस जंगल को साफ करवाती है जिस जगह पर नाग आकर अपनी सभाएं करते थे। उसके बाद राजकुमारी बैजंती अपने हाथों से जल का छिड़काव करती है। जल छिड़काव करने के बाद बैजंती उस मैदान पर मखमली गद्दे बिछवाती है। गद्दे बिछाने के बाद बैजंती बड़े बड़े गड्ढे खुदवाती है और उन गड्ढों में नागों को पीने के लिए दूध भर देती है। जब सभी तैयारियां हो जाती हैं, उसके बाद राजकुमारी बैजंती सभा स्थल के चारों ओर सुगंधित फूल बिछाती है और ये सब करने के बाद राजकुमारी पीपल की जड़ में छुपकर अर्धरात्रि होने का इंतजार करने लगती है। मित्रों, जब अर्धरात्रि होती है तो झाड़ू वाला झाड़ू लेकर आता है, लेकिन झाड़ू वाला देखता है कि झाड़ू तो पहले से ही लगी हुई है। इसी प्रकार एक एक करके सभी लोग आते हैं और जब वह ये देखते हैं कि उनका कार्य तो कोई पहले से कर चुका है तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है। मित्रों, जब सभा का समय होता है तो राजा का सिंहासन आता है। इधर रानी उस पीपल की जड़ से निकलकर सिंहासन में छुप जाती है। कुछ ही देर में बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग उन मखमली गद्दों पर आकर बैठने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह अपने पुत्र के साथ सभा में आता है। जब नागों का राजा सभा की व्यवस्था देखता है कि आज तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, तो वह अपने सेवकों से पूछता है कि आज क्या बात है जो आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। नागराज के पूछने पर सेवक कहते हैं कि हे नागों के देवता, ये व्यवस्था हमने नहीं की है। आज जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमारे आने से पहले ही किसी ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब किसने ये व्यवस्था की है, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मित्रों, अपने सेवकों की इन बातों को सुनकर नागराज को बड़ी हैरानी होती है। नागराज अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि जिस किसी ने भी ये व्यवस्था की है उसे ढूंढकर हमारे पास में लाओ। नागराज का आदेश मिलते ही नागराज के सभी सेवक जंगल का चप्पा चप्पा छानने लगते हैं। उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन उन्हें उस जंगल में कोई नहीं मिला। मिलता भी कैसे? जिसने ये व्यवस्था की थी वह तो नागराज के सिंहासन के नीचे छुपी हुई थी। काफी प्रयास के बाद भी जब उन्हें कोई नहीं मिलता है तो अंत में नागराज ये घोषणा करते हैं कि तुम जो कोई भी हो, हम तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हैं और हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। यदि तुम तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो तुम निकलकर हमारे सामने आ जाओ। तुम्हें हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नागराज के इन वचनों को जब सिंहासन के नीचे छुपी हुई राजकुमारी बैजंती सुनती है तो वह तुरंत सिंहासन से निकलकर नागराज के सामने आ जाती है और नागराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अचानक से एक स्त्री को सामने देखकर
सभा में बैठे हुए सभी नाग एकदम से घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अर्धरात्रि में ये सुंदरी इस जंगल में क्या कर रही है। नागराज राजकुमारी से कहते हैं कि बेटी, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? नागराज की इन बातों को सुनकर बैजंती बोली कि महाराज, मुझसे कोई अनजाने में अपराध हुआ हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। राजन, मैं एक दुखियारी हूँ और मेरा दुख सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास इस बियाबान जंगल में आई हूँ। बैजंती की इन बातों को सुनकर नागराज बोले कि बेटी बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तुम हमसे क्या चाहती हो? तुम हमसे जो भी मांगोगी हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं। नागराज के मुख से ये वचन सुनकर राजकुमारी बोली कि राजन, आपके पास जो तुम्हारे राजकुमार खड़े हुए हैं, दरअसल वो मेरे पति हैं। मैं आपसे अपने सुहाग को वापस लेने के लिए आई हूँ। राजकुमारी बैजंती की इन बातों को सुनकर नागराज बोले, बेटी, हमारा राजकुमार तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? हमारा पुत्र तो एक नाग है और तुम एक मानुष कन्या हो। ये तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? जरूर तुमसे कोई भूल हुई है जिसके कारण तुम हमारे पुत्र को अपना पति मान बैठी हो। नागराज की इन बातों को सुनकर बैजंती कहती है कि महाराज, आपके पुत्र ने मेरे साथ में पवित्र अग्नि के सामने विवाह किया है। या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप अपने पुत्र से ही पूछ लो कि इनका मेरे साथ में विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। मित्रों, राजकुमारी बैजंती की इन बातों को सुनकर नागराज ने अपने पुत्र से पूछा कि ये मानुष कन्या क्या बोल रही है? क्या तुमने सच में इस मानुष कन्या के साथ में विवाह किया है? नागराज की इन वचनों को सुनकर युवराज बोला कि पिताजी, ये लड़की सच बोल रही है। मैंने इसके साथ में विवाह किया है। अब मैं तुम्हें सारा घटनाक्रम सिलसिलेवार समझाता हूँ। पिताजी, एक दिन में बामी के अंदर आराम कर रहा था, तभी कुछ सपेरों ने मुझे पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। मैंने जब देखा कि सपेरे बहुत गरीब हैं, उनके पास में खाने तक को पैसे नहीं हैं, तो उन सपेरों पर मुझे दया आ गई और मैंने उनकी गरीबी दूर करने के लिए और उन सपेरों से अपनी जान बचाने के लिए मैंने अपना रूप एक नौलखा हार के रूप में परिवर्तित कर लिया। पिताजी, जब सपेरों ने मेरे जहरीले दांत उखाड़ने के लिए पिटारा खुला, तो उस पिटारे में उन्हें एक हार मिला जो दिखने में बहुत ही सुंदर था। हार देखकर सपेरे बहुत प्रसन्न हुए और उन सपेरों ने वो हार ले जाकर महाराज चित्रसेन को भेंट कर दिया, जिसके बदले में महाराज चित्रसेन ने उन सपेरों को बहुत सा धन देकर अपने राज्य से विदा किया। इसके बाद राजा चित्रसेन मुझे लेकर अपनी रानी के पास में पहुंचे। वहां जाकर मैंने देखा राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। मैंने सोचा कि राजा ने मुझे इतने पैसा देकर खरीदा है, तो क्यों ना इन्हें कुछ दिन संतान का ही सुख दे देता हूँ। यही सोचकर मैं उस नौलखा हार से एक बच्चे के रूप में बदल गया। पिताजी, राजा रानी ने मुझे बहुत प्यार दिया, खूब अच्छे से मेरा लालन पालन किया और इस प्रकार राजमहलों का सुख भोगते हुए मैं कब बड़ा हो गया, इसका मुझे भी पता नहीं चला। उसके बाद राजा चित्रसेन ने इस सुंदरी के साथ में मेरा विवाह कर दिया और मैं अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। नागराज ने पूछा, फिर क्या हुआ? तो युवराज कहने लगा कि पिताजी,
एक दिन शाम को जब मैं वापस अपने महलों में लौटा तो मैंने देखा ये सुंदरी कोप भवन में लेटी हुई है। जब मैंने कारण पूछा तो ये सुंदरी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा वंश क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। मैंने इसे बहुत समझाया कि तुम मुझसे ये सवाल मत पूछो, लेकिन इस सुंदरी ने जिद पकड़ ली, ये नहीं मानी। जब ये नहीं मानी तो मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और इसे बता दिया कि मैं कौन हूँ और मेरा वंश क्या है। इसके बाद मैं यहाँ चला आया। युवराज की इन बातों को सुनकर नागराज बैजंती से बोले कि बेटी, क्या ये सच बोल रहा है? राजकुमारी कहने लगी, हाँ महाराज, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब मेरा इनके साथ में विवाह हुआ था उस समय इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। वो तो मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने दासी के कहने पर इनसे ऐसी जिद की थी। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर पहले तो नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई और कहा कि पहली बात तो तुमने पृथ्वी पर जाकर एक मानुष कन्या से विवाह किया जो कि नाग परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। उसके बाद तुम विवाहता को छोड़कर यहाँ चले आए। पुत्र, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसका तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। पुत्र, तुमने कई अपराध किए हैं। तुम्हारा पहला अपराध तो ये है कि जिस राजा रानी ने तुम्हें पुत्र से बढ़कर प्यार किया उन्हें तुम बुढ़ापे में छोड़कर यहाँ चले आए। तुम्हारा दूसरा अपराध ये है कि जिस स्त्री के साथ में तुमने फेरे लिए, जिसे अग्नि के सामने ये वचन दिया कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, यहाँ आकर तुमने उस पवित्र अग्नि का अपमान किया है। तीसरा अपराध तुमसे ये बना है कि तुमने नाग परंपरा के खिलाफ जाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक ये स्त्री जीवित है तब तक तुम्हें पृथ्वी लोक पर रहते हुए इसका साथ निभाना होगा। साथ ही मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि जिस राजा रानी के तुम पुत्र बने थे उन राजा रानी की तुम्हें बुढ़ापे में सेवा करनी होगी। साथ ही उनके राज्य का अच्छी तरह से संचालन भी करना होगा। युवराज, अब मैं तुमसे नागलोक की सभी शक्तियाँ वापस लेता हूँ। अब तुम एक साधारण मनुष्य की तरह पृथ्वी पर रहोगे और तब तक तुम इस नागलोक में वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपने सभी दायित्वों का अच्छे से निर्वाह नहीं कर लेते। मित्रों, इतना कहकर नागराज ने युवराज को फिर से मनुष्य बना दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ चुका था। उसके बाद राजकुमारी बैजंती और राजकुमार ने सर झुकाकर प्रणाम किया, नागराज का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर अपने नगर को चल देते हैं। नागराज बोले, ठहरो राजकुमार, जाते जाते मैं तुम्हें 3 बातें बताना चाहता हूँ। मेरी इन 3 बातों को सदा तुम गांठ बांध कर रखना। वैवाहिक जीवन में ये 3 बातें बहुत ही काम आने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि किसी पुरुष की चाहे कितनी ही पतिव्रता नारी हो, उसकी ऐसी हट को कभी नहीं मानना चाहिए जिसमें आपके प्राण जा सकते हों। कोई स्त्री अपने पति से यदि ऐसी हट करती है तो पति को चाहिए कि कभी अपनी स्त्री की ऐसी हट को पूरा ना करे। दूसरी बात, जिस बात के बताने से स्वयं पर या अपने परिवारजनों पर कोई संकट आता हो, ऐसी बात भी अपनी स्त्री को कभी बतानी नहीं चाहिए। तीसरी और अंतिम बात, जिस बात के कहने से स्त्री के माता पिता या उसके कुल का अपमान होता हो या तुम्हारी मान प्रतिष्ठा धूमिल होती हो, ऐसी बातों को भी अपनी पत्नी से कभी नहीं कहना चाहिए। नागराज अपने पुत्र को ये 3 बातें बताकर कहते हैं कि पुत्र, अब तुम अपनी पत्नी के साथ में जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। मित्रों,
नागराज की आज्ञा मिलते ही राजकुमार अपनी रानी को लेकर अपने नगर को चल देता है। उधर राजा रानी और सभी नगरवासी तो पहले से ही उनके स्वागत के लिए बैठे हुए थे। नगर पहुंचकर राजकुमारी बैजंती का और राजकुमार का फूल मालाओं से और ढोल नगाड़ों से स्वागत होता है। और इसी के साथ आज की कहानी समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।